हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे राहुल्स जर्नल। एंड आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने वर्क एनर्जी के बारे में पढ़ा, चैप्टर 4 पढ़ा और उसमें हमने तरह तरह की बातें पढ़ी। बहुत बढ़िया चैप्टर था ये। और अब जो है हम ग्रेविटेशन लेके आए हैं और ग्रेविटेशन का ये फाउंडेशन एक बैच होगा आपका, जहाँ पे आपको एकदम बेसिक से चीज़ें सिखाई जाएंगी और एक तरह से आपका एक फाउंडेशन कोर्स रहेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें बताई जाएगी, जितनी बताई जा सकती हैं क्लास 9 के हिसाब से वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो दो ये हमारा जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन और इसको हम न्यूटन्स फोर्थ लॉ भी बोलते हैं। जो चैप्टर का नाम है वो हमारा ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन के बारे में हमें सारी बातें पढ़नी है। अब जब हम ग्रेविटेशन वर्ड सुनते हैं तो ग्रेविटेशन वर्ड सुनने के बाद हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि ग्रेविटेशन मतलब जो है अर्थ से रिलेटेड कोई बात हो रही है। कि क्योंकि ग्रेविटी मतलब अभी तक हमने ये देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम रिलीज छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, अर्थ क्या करता है, नीचे की तरफ ही गिरता है। तो ये जो क्रियोसिटी है, ये जो ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना है, ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं। तो ये समझ में आता है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ रहे हैं तो वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो क्या जो ग्रेविटी है, मतलब अभी ग्रेविटी जो है जो मतलब नीचे की तरफ जो खींच रहा है, जो फोर्स है वो जो है वो मतलब सिर्फ अर्थ के पास है, या मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि कौन कौन सी चीज़ें किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगी, कौन सी चीज़ें रिपल करेंगी, है ना। जैसे कि आपका जो आपका मून है, मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो ग्रेविटी वाली प्रॉपर्टी है, जो चीज़ एक दूसरे को खींच रही है, ये बेसिकली है क्या, इस सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। सो ये जो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सर आइजैक न्यूटन के पास जाता है। बट अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि आपका जो हिस्ट्री है पूरी फोर्स की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो मतलब सुनने में ऐसा आता है कि भाई न्यूटन के सर पे एक एप्पल गिरा और एप्पल गिरने से सारा का सारा ये जो है इतना बड़ा जो यूनिवर्स का लॉ है ये आ गया। तो हालांकि ऐसा नहीं है, बस ये कुछ कहानियां होती हैं जो मार्केट में फेमस हो जाती हैं, तो मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के सर पे एक एप्पल गिरा और जो इतना बड़ा लॉ है यूनिवर्स का वो जस्ट ऐसे ही आ गया। इसके पीछे की जब आप कहानी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो इसके पीछे की कहानी जो है, हिस्ट्री जो बहुत लंबी है। इसके पीछे जो है ये जो आज हम लॉ पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन लॉ, इसको देने के लिए बहुत लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे पहले अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल की, एरिस्टोटल ने ये बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है गिरता है, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो फ्री स्टेट होता है वो आपका ग्राउंड होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आकर रेस्ट पे, मतलब रेस्ट पे रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आप उसको रिलीज करोगे तो उसका अल्टीमेट जो स्टेट है वो आपका ग्राउंड का है। तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप उसको छोड़ते हो तो वो जाके ग्राउंड पे आके जो है गिरता है। उसके बाद में हम निकोलस की बात करें तो निकोलस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि भाई जो आपका जो सन है, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और अर्थ जो है उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो उसके बाद में ये हुआ कि अगर अर्थ जो है चारों ओर रिवॉल्व कर रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक फोर्स होगी, कोई ना कोई एक फोर्स होगी जो उसको कंट्रोल कर रही है। तो वहां से भी चीजें जो है डिस्कवरी हुई, फिर टाइगो ब्राहे आए, उन्होंने कई सालों तक जो है इसके ऊपर रिसर्च करी, माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों के बारे में स्टडी किया, कई सालों तक जो है चीज़ें जो है इनके बारे में उन्होंने स्टडी करी। उसके बाद में जो आता है वो जो आते हैं हमारे साइंटिस्ट, वो गैलीलियो गैलीली आते हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, ये बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने ये बताया पहली बार कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, जब ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो सेम एक्सेलरेशन से गिरता है, चाहे छोटा 2 किलो का ऑब्जेक्ट हो चाहे 10 किलो का ऑब्जेक्ट हो, सेम एक्सेलरेशन लगता है जो है। इसके बाद कैपलर्स आए, तो कैपलर्स ने अपने प्लानिटरी लॉज दिए कि जो कोई भी प्लेनेट होता है वो कैसे मूव करता है। इनके 3 लॉज हैं जो है भी हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो इन सब के बाद मतलब इन सब पे कई सौ सालों से ये चीजें चल रही थी, डिस्कवरी चल रही थी, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो बनी हुई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो क्यूरियोसिटी थी सबके मन में। तो ये जो था इसको काफी लोग शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, काफी लोगों ने अपने एग्जांपल्स दिए, जैसे अरिस्टोटल है तो उन्होंने जो लॉ दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसका ग्राउंड स्टेट जो होता है, वो ऑब्जेक्ट का जो ग्राउंड मतलब जो अल्टीमेट स्टेट होता है वो ग्राउंड होता है। तो ये करीब करीब 2000 साल तक चला।
इसके पीछे की पूरी कहानी। तो एक्सप्लेन करने की कोशिश बहुत लोगों ने करी। तो बाद में ये जो है न्यूटन सर आए और इन्होंने केपलर्स लॉ के आइडिया पे, एरिस्टोटल के लॉ पे आइडिया पे और कुछ खुद के आइडियाज मिला के फिर इन्होंने जो है आपका अपना जो है न्यूटन फोर्थ लॉ प्रपोज किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी एक बंदे की ये कहानी नहीं है, बट हाँ अनफॉर्चुनेटली ये जो है सर आइजैक न्यूटन के नाम आया जो ये लॉ है, तो उसके बारे में पढ़ना है। अगर आप चाहें तो इसका डॉक्यूमेंट वगैरह आप पढ़ सकते हैं, गूगल आप करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ जो है ग्रेविटेशन फोर्स आप करके करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी जो है जो अच्छी चीज़ होती है वो ऑल ऑफ सडन नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं। तो बस ये बताने का मतलब था। और हालांकि इस चीज़ों से हमारे चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सर जो भी है वो न्यूटन के बारे में पढ़ना है। तो बस ऐसे ही आपको चीज़ जो है थोड़ी सी मैंने बता दी और आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है, आइए हम हेडिंग डालते हैं। हमारा हेडिंग जो है वो है ग्रेविटेशन। सो आगे हम एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने के लिए ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो है वर्ड जब हम सुनते हैं, जब हम ग्रेविटेशन वर्ड सुनते हैं तो ग्रेविटेशन वर्ड से हमें सुनते ही जो है याद आती है ग्रेविटी की, कि अर्थ जो है सारी चीजों को खींच रहा है। तो मैंने बोला कि ये सब जो है हम डिस्कस करना है कि क्या अर्थ ही के पास जो ग्रेविटी है वो होता है, या किसी और चीज के पास ग्रेविटी नहीं होता, या कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मैंने बताया मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या मून के पास भी ग्रेविटी है? और जो है सन जो है सन के अराउंड चारों ओर जो प्लैनेट्स है वो मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या सन के पास भी आपका ग्रेविटी है? तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस थे ये सर आइजैक न्यूटन के जो लॉ थे फाइनली इन्होंने उन सारी चीज़ों को डिकोड किया। तो जो है न्यूटन, इसको हम बोलते हैं जैसे न्यूटन के 3 लॉ हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन है, लेकिन ये जो है आपका एक 4th लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको एक 4th लॉ बोला जाता है। तो ग्रेविटेशन जो है इसको हम बोलते हैं, इसको न्यूटन 4th लॉ भी बोलते हैं। न्यूटन 4th लॉ, न्यूटन 4th लॉ भी बोलते हैं, या इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सर आइजैक न्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूं कि उन्होंने ये बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, every object in the universe attracts each other with a force, which is, पहले स्टेटमेंट देख लो फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं इसको। with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance, to the square of distance between them। ये सर आइजैक न्यूटन का स्टेटमेंट था। और इस स्टेटमेंट को जो हम पढ़ते हैं तो एक बात हमें क्लियर हो जाती है, क्या? कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी चीजें क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं तो अर्थ जो है सिर्फ मुझे अट्रैक्ट कर रही है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये मार्कर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये सामने जो कैमरा रखा हुआ है, कैमरा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं कैमरे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट है तो कोई भी ऑब्जेक्ट बिना मास के तो एग्जिस्ट करेगा नहीं,
तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मास है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही लिखा हुआ है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। यानी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है, अगर ऑब्जेक्ट है तो मास होगा होगा, विदाउट मास कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इन्होंने बोला कि कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और वो जो फोर्स होती है, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट होती है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि वो दो जो प्रोडक्ट है उनके बीच का मास कितना है। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, दोनों मास एकदम एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो ना भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे ये होता है आपका x इज इक्वल टू वाई। अगर x बढ़ेगा, यहाँ से मान लो x इज इक्वल टू 2y, तो x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। और अगर y की वैल्यू बढ़ेगी, अगर यहाँ से y की वैल्यू बढ़ाऊंगा, y की वैल्यू 1 रखूंगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 रखूंगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखूंगा तो x की वैल्यू 6 आएगी। मतलब एक की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दूसरे की वैल्यू बढ़ रही है। अगर एक हंस रहा है तो दूसरा भी हंस रहा है, एक रो रहा है तो दूसरा भी रो रहा है, एक को गम हो रहा है तो दूसरे को भी गम हो रहा है। तो ये सीधा सीधा जो रिश्ता होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है, देखो अगर ये कुछ रिलेशन इस तरह से आ जाए x इज इक्वल टू 1/y, तो यहां से आप देखोगे अगर x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो जिस फोर्स से क्या करता है, हर एक चीज क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के। यानी जितना ज्यादा मास होगा उनका प्रोडक्ट कर दो, वो जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने के बराबर होगी। लेकिन जो आपका, अगर आप उनके बीच का क्या करते हो, डिस्टेंस करते हो, तो डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा, वो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स क्या होती है, कम होती चली जाएगी। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे दो मैग्नेट्स हैं, तो मैग्नेट को जितना मैं आयरन के पीस के जितना एक मैग्नेट को जितना मैं किसी आयरन के पीस के पास लेके आऊंगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा उसको। जितना पास लेके आऊंगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर मैं उस पीस को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब इनके बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपको पता है कि भाई जो इनके बीच का फोर्स है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, फोर्स वीक हो रहा है। तो ये यहाँ पे भी चीजें वही हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट पास पास में है तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो ज्यादा से करेंगे। और अगर इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्सली जो है इसको हम बोल रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। यानी जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, जो है फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये न्यूटन सर ने स्टेटमेंट दिया था, तो इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए। एंड आगे जो है इसको थोड़ा सा और हम फर्दर, ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया, इसका हम मैथमेटिकल वे में जो है इसको हम देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है इसको नोट कर लिया होगा। ये चैप्टर्स के नेम है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स फोर्थ लॉ भी बोलते हैं उसको। तो आपने नोट कर लिया, आगे हम एक्सप्लेन करें इसको, ठीक है। इसका हम मैथमेटिकल वे देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मैथमेटिकली। तो स्टेटमेंट हो गया। अब ये मैथमेटिक्स में जो है सॉरी, मैथमेटिक्स में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। इरेज कर दो 1 2 3, ओके। भाई लेक्चर लेने बैठे हो तो कॉपी पेन निकाल के बैठना। और जो है सारी चीज, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आए तो क्वेश्चन वगैरह, वैसे आज की क्लास में क्वेश्चन आएगा नहीं, बट अगर फिर भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको क्या करना, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन नोट कर लेना और उसको ट्राई कर लेना। भले 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, जितना भी टाइम लगे, आप जो है उसको एक बार ट्राई कर लेना। जब ना हो तब जो है आप वीडियो को जो है प्ले करना, ठीक है। तो न्यूटन सर ने ये बोला कि कोई भी मान लो दो ऑब्जेक्ट है, क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको क्या एक्सप्रेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक्सप्रेशन देख रहे हैं फोर्स का, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक बढ़िया सा गोला, थोड़ा सा गंदा हो गया है ये, इसको थोड़ा सा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ये सही है एकदम। और एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, दो ऑब्जेक्ट है और इनका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है। तो
मान लेते हैं इसका जो मास है, इसका मास है m, और इसका मास है m1, और इसका मास है क्या है m2, इसका मास m1, इसका मास m2, और ये इसका मास सेंटर है। ठीक है, मान लेते हैं कि इनके सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो आपका r है। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्यों माना है, क्योंकि अगर हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ना मानते तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है ये इसको लेने के लिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। भाई अगर हम इसका सेंटर और इसका सेंटर, हर एक चीज का सेंटर ऑफ मास होता है, क्या होता है, हर एक चीज का सेंटर ऑफ मास होता है, जहां पे चीज वो आगे क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो हमने क्या करना है कि इनके सेंटर टू सेंटर लेना है, डिस्टेंस जो है इसका सेंटर इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हमें लेना है। अब इसके भाई अलग अलग फायदे हैं, बट एक अगर मैं बहुत जनरल डिस्कस करूं तो ये है कि अगर जो है, अगर मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ना लूं तो भाई इसको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे भी कोई मेजर कर सकता है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऐसे भी मेजर किया जा सकता है, वो ऐसे भी मेजर किया जा सकता है, वो ऐसे भी मेजर किया जा सकता है, वो ऐसे भी मेजर किया जा सकता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के बीच में जो मल्टीपल डिस्टेंसेस आ जाएंगे वो बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया है। हालांकि इसके और भी एडवांटेज हैं, बाकी वो आगे आप जाके पढ़ोगे, बट फिलहाल जो है आपको जो है आप ये समझिए कि बीच में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, डिस्टेंस को लेके कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना बोले। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इसका जो डिस्टेंस लिया है वो सेंटर टू सेंटर लिया गया है। डिस्टेंस क्या लिया गया है, सेंटर टू सेंटर लिया गया है। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो मासेस हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया आपका, आर है, सेंटर टू सेंटर। ओके, अब जो है न्यूटन ने बोला, स्टेटमेंट आपका याद होगा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो आपका फोर्स है, यानी देखो लिखने का तरीका क्या है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो है मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। भाई ये जो वाला जो मास है इसके ऊपर क्या करेगा, अपनी और फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। अभी दो चार बातें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी एफ, क्या लगेगी, फोर्स एफ लगेगी। ये क्या करेगा, ये वाला मास क्या करेगा, ये वाला मास इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन वन। लिखने का तरीका होता है, देख लो, एक फोर्स ऑन वन, ये लग रहा है फोर्स ऑन वन, लग किसकी वजह से रहा है, लग रहा है ड्यू टू टू। तो ये लिखने का तरीका हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी ये जो मास है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो लग रहा है फोर्स ऑन वन, बॉडी वन के ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू टू, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक, उसी तरह से ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, न्यूटन थर्ड लॉ याद है ना कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वही है, और सारे फोर्सेस क्या, ऑल एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन अ पेयर, तो वही चीज है ये। ठीक है, तो अब ये जो है, ये वाला जो मास है ये क्या कर रहा है, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन टू, क्या लग रहा है, फोर्स ऑन टू, लगा कौन रहा है, लगा रहा है वन, तो ये लिखने का तरीका हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू है। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला कि जो फोर्स है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है मान लेते हैं एफ है, इनके बीच में लगने वाली फोर्स क्या है, मान लेते हैं एफ है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो ये हमारा हो जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, दूसरा ये बोला कि जो इनके बीच का जो लगने वाली फोर्स होती है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली 1/1 होता है। तो कह रहे जो फोर्स है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो फोर्स आ जाएगा 1/r, डिस्टेंस है और इसका स्क्वायर हो जाएगा r, तो फोर्स जो होगा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के, इन दोनों को, ये आपका इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको क्या मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। अब अगर मैं दोनों को क्लब करता हूं, क्या करता हूं, दोनों को क्लब करता हूं, तो हमारा आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, इक्वल टू नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी चलेगा, सॉरी, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है, तो ये हमारा हो गया, न्यूटन ने यहीं तक लॉ दिया था, न्यूटन ने यहीं तक लॉ दिया था कि भाई लगने वाली जो फोर्स है तो मास के प्रोपोर्शनल है, और जो डिस्टेंस है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बातें उन्होंने बताई थी। अब जो है इसके साथ दिक्कत क्या है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आपको पता होगा कि जब कभी हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने से क्या होता है, कांस्टेंट आता है, क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। तो जब हमने इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाया, जब हमने क्या किया, इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाने की कोशिश करी, तो हमारे पास आया फोर्स इज इक्वल टू,
और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कांस्टेंट आ गया, इक्वल आ गया। तो और इसके जब इक्वल प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल लगा तो क्या आता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा कांस्टेंट क्या होता है, जी होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फाइनल एक्सप्रेशन हमें फोर्स का मिलता है, इसको हम बंद कर लेते हैं डब्बे में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आपका जो m1 है, m2 मास है, r डिस्टेंस, और g जो है, g आपका जो g है, g को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यानी ब्रह्मांड के लिए, संसार के लिए, यूनिवर्स के लिए, धरती के किसी भी कोने के लिए ये जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। चाहे आप जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकालो, पानी के बीच में, फिर एयर के बीच में, फिर वैक्यूम में निकालो, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपका क्या है, ये जो जी है ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्स के लिए आपका कांस्टेंट है। कहीं पे भी चले जाओ दुनिया में, आपका जो जी है वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। सो ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है, जी की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, वैल्यू होती है, और ये उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। यानी ये आपकी वैल्यू होती है, और यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होती है जी की, तो जी की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर होता है, ये यूनिट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी यूनिट होती है। इतनी बातें क्लियर हुई भाई, इतनी बातें क्लियर हैं। तो ये कुछ बातें हो गई हमारी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, और ये चीजें हमने करी। अब ये जो आपको कांस्टेंट होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि, थोड़ा सा मैं स्लो बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपको पता है, जब जो है हम एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो कांस्टेंट क्यों आता है आपको पता है, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे न्यूटन सर थे, तो उन्होंने दो चीज़ों के बारे में तो पता लगा लिया था कि भाई जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है वो मासेस पे डिपेंड करती है, और इन्वर्सली डिपेंड करती है उनके जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच में। लेकिन there are still some chances that there might some forces in nature वो still affecting the force acting between two object। ऐसा हो सकता है ना कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो किसी तीसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करती हो, तो तीसरे फैक्टर का हमें पता नहीं चल पाता भाई, नहीं पता चल रहा हमारा, हमें दो फैक्टर का पता चल गया, तो बाकी हो सकती है वो चीजें कांस्टेंट हो, वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहे। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को, ताकि वो सारी चीज़ें ओवरऑल जो मिक्सअप हो रहा है, जो चीज़ें छूट रही हैं जिनका हमें नहीं पता, तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके चीज़ों को बैलेंस की जाती है, ताकि हमारा जो ओवरऑल जो आंसर आए वो क्या आ जाए, सही आ जाए। तो इसीलिए जब हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो इतनी बातें क्लियर है आपको, चलो उम्मीद करता हूँ आपने जो है नोट कर लिया होगा। इरेज करूँ मैं इसको, ओके 1 2 3। चलो अभी बहुत सारी बातें देखनी है, करनी है, पढ़नी है, अभी तो बस शुरुआत है। तो इसमें एक और क्वेश्चन बड़ा फेमस है आपके क्लास 9th में, जो कई बार आता है कि फाइंडिंग द यूनिट ऑफ कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, फाइंड द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन कई बार आया था, तो चलो एक बार छोटा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आ जाता है कि फाइंड द यूनिट ऑफ, इस तरह लिख देते हैं ब्लैक पेन से, फाइंडिंग द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी आपका क्या है, कैपिटल जी है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको पता है कि जो फोर्स है, अभी हमने देखा जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में। हमें क्या करना है, जी का क्या, हमें क्या करना है, जी का एक्सप्रेशन निकालना है, जी की यूनिट निकालनी है। तो एक काम करो,
जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक तरफ रख दो और जिसकी यूनिट हमें पता है उसको एक साइड कर दो। तो ये आपका आ गया फोर्स और ये आपका आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं है, तो जब मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आ जाएगा आपका क्या, डिवाइड में m1 m2 इज इक्वल टू क्या आ गया, g आ गया। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक भाई। हमें g के एक्सप्रेशन निकालना है, तो g को एक साइड रख दो और बाकी सबको चीजें क्या कर दो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। तो बाकी सबको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अब जो है g इज इक्वल टू क्या हो गया, g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ये आ गई। अब जिसकी भी वैल्यू हमें पता है वो रख दो, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या वो रख दो। तो g इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, बहुत बढ़िया याद होगा आपको। और r क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में ये मास है m1 इंटू में m2, तो m1 आपका किस में होगा, kg में होगा, m2 भी आपका किस में होगा, kg में होगा। तो ये आपका आ जाएगा kg स्क्वायर। तो यहाँ से आपका यूनिट आ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इनकेस अगर आप भूलते हो तो आप इस बात को क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। आप यहाँ से इसकी जो यूनिट है वो ड्राइव कर सकते हो। इतनी बातें क्लियर हैं, समझ में आया। चलो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं कुछ जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ये अब जो है आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ जो होंगी तो बहुत छोटी छोटी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे लाइफ में, ये क्यों ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये बातें हमें पता होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ एक बार, इसको आप नोट कर लीजिए। और जो है फिर हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। ओके इरेज करूं, ओके 1 2 3 गो। ओके जी चलो भाई, तो हेडिंग डालेंगे, इरेज कर दूं ये, अब तो बताया है चैप्टर चल ही रहा है। चलो नहीं कहीं छोटा सा डाल देते हैं, वो कोना यूज नहीं करता ना मैं, चलो वहीं लिख देते हैं छोटा सा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये सही है। तो चलो हेडिंग डालो, सम पॉइंट्स about some points about gravitational force, some points about gravitational force, some points about gravitational force। तो पॉइंट नंबर वन क्या है आपका, पॉइंट नंबर वन ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो आपकी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो हमेशा अट्रैक्टिव होगी, हमेशा अट्रैक्टिव होगी, कभी भी रिपल नहीं करेगी वो। तो लिखो पहला पॉइंट, इट इज ऑलवेज attractive it is always attractive in nature, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, हमेशा अट्रैक्टिव होगी, कभी भी रेपल नहीं करेगी। जैसे मैग्नेट्स होता है, तो मैग्नेट में लाइक पोल और अनलाइक पोल, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, अगर दो मासेस हैं तो दो मासेस हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, पास लेके आएंगे, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट नंबर जो है ये है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि ये जो होती है, जो आपकी फोर्सेस हैं, ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स होती है। हालांकि सेंट्रल फोर्स के बारे में इतनी बातें हमें डिस्कस नहीं करनी है, लेकिन जो सेंट्रल फोर्स है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। बाकी जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो जो सेंट्रल फोर्स होती है वो ऑटोमेटिक अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन हमें ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है, बस थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय गलती ना करो। जब अच्छे जो क्वेश्चन करेंगे एनटीएससी लेवल के या ओलंपियाड लेवल के, तो आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ये, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये कैसी फोर्स होती है आपकी, सेंट्रल फोर्स होती है। अब सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है, देखो
मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है, मास m का मस्त, और एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, मास m1 मान लेते हैं इसको, और इसको मास m2 मान लेते हैं। ये इनके बीच का सेंटर है और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया r। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, r। अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट इसको क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, और ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, भाई आजा आजा। ये इसको, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको बुलाएगा, भाई आजा मेरे पास आजा, मेरे पास आजा। और ये जो है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट इसको बुलाएगा, भाई तू मेरे पास आजा, मेरे पास आजा। तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, अट्रैक्ट, अगर इन दोनों को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो भाई ये वाला जो मास है, इसको ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकता है, ये इसको ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकता है, ये इसको ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकता है, ये इसको ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। और सेम वे में ये वाला जो मास है, ये इसको ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है, सेंट्रल फोर्स जो होती है ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर लगती है, यानी ये जो आपका लाइन जॉइनिंग द सेंटर है, ये दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। यानी इसको मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या है, द फोर्स, लिख लो फिर समझाता हूं, द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स along the line joining the center, along the line joining the center of two masses, तो ये जो आपका मास m1 हो गया, ये मास क्या हो गया, m2 हो गया, इनके बीच का जो सेंटर है, सेंटर टू सेंटर कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, ये जो फोर्स लगेगी हमेशा क्या करेगी, इस लाइन के अलोंग लगेगी। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी इसी लाइन के अलोंग F। और अगर ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है तो फोर्स आ गई। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है तो इसको ऊपर से कहीं नहीं खींचेगा, ये इसको जो है इसी के अलोंग खींचेगा, इस पे एक फोर्स लगेगी F। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया भाई, बहुत गंदगी हो गई, अरे यार, ठीक है। तो एक फोर्स लगेगा F, तो ये इसको ऐसे खींचेगा। मतलब जो फोर्सेस लगेंगी वो इसी लाइन के अलोंग लगेगी, ये नहीं कहीं पे भी मन उठा मुंह किया कहीं पे फोर्स लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फोर्स जो लगेगी उसी लाइन के अलोंग लगेगी, बस इतना ही आपको जानना है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ गया। ऑलवेज अट्रैक्ट इन नेचर, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि ये जो फोर्सेस हैं ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं। द फोर्स आर equal in magnitude, the force are equal in magnitude, the force are equal in magnitude but opposite, दिख रहा है ना भाई, but opposite in direction, इसका क्या मतलब है, देखो मैंने आपको बताया इसको लिखने का तरीका, इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा ये फोर्स ऑन 1 लिखेंगे, इसको फोर्स ऑन 1 लगा कौन रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा कौन रहा है, 2 लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर हम इसकी बात करें तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 लग रहा है, लेकिन ये जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये इधर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, m1 लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आ जाएगा। तो ये तो दोनों फोर्स हो गए, इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो अगर मैं लिखूं मॉड F ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये मॉड होता है। मॉड जानते हो ना, जब इसको हम बोलते हैं मॉड, क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। और जब कभी भी मॉड लेते हैं तो मॉड का मतलब होता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। जब हम मॉड की वैल्यू लेते हैं तो मॉड का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा मॉड होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लेकिन अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन
2 ये होता है, यानी एक फोर्स दूसरे का क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर इसको वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव है, लेकिन दोनों को इक्वल करना है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो और बाकी मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, बराबर ही होगा। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है, और जितनी पेयर्स होती है, फोर्सेस होती है, वो पेयर में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बातें जो है कुछ नोट करने लायक हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लो, फिर इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। चलो एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। चलो भाई, एक लास्ट पॉइंट ये कि देखो, जो आपका अभी हमने ये पढ़ा कि जितने भी मासेस होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जितने भी मासेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं हूं, तो इसमें पानी की बोतल रखी है, तो पानी की बोतल मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं जो है पानी की बोतल अट्रैक्ट कर रहा हूँ। आप क्लासरूम में बैठे हो, आपकी जो आप हैं, आपकी जो दोस्त है, आपकी जो सहेली है, आपका जो दोस्त है, वो भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर आप हो गए या वो हो गई, तो जो है वो आके ऐसे अट्रैक्ट, ऐसे चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं भाई। आप बैठे हो, आपका दोस्त बैठा है, दोनों अलग अलग सीट पे बैठे हैं, तो आपके बीच में फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि मैंने बताया कि न्यूटन सर ने हमें बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में मास है, जिनके पास मास है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो फोर्स होती है हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आप और आपका दोस्त ऐसा आके ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा होता है, नहीं होता भाई। मैं हूं, ये मेरा हेडफोन है, अब ये मेरे से चिपक नहीं रहा, ये मेरे से चिपक नहीं रहा ना। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा, ये क्या है, नीचे की तरफ ही जाएगा, ये मेरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो, ये जो आपका ये जो आपका फोर्स है, ये डे टू डे लाइफ में हमारा हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ मतलब कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होगा, कुछ उसको स्टडी करके कुछ बेनिफिट नहीं होगा। वैसे इसको लिखो, फिर समझाता हूँ। it is only significant for high masses only। यानी अब देखो, बात ये है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स क्या लगती है, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r²। ये फोर्स लगती है कि नहीं लगती है, लगती है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगती है। एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, r है। तो इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स होगी, फोर्स G m1 m2 अपॉन r² पर डिपेंड करेगी। और G की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं जो है एक मान लो आप बैठे हो और आपके दोस्त के बीच में मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालूं, आपके बीच में और आपके दोस्त के बीच में क्या निकालूं मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालो। तो ये G की वैल्यू देख रहे हो, G की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत 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 छोटी है G की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे मासेस रखूंगा, आपका मास मान लो 60 किलो मान लेता हूं, आपके दूसरे दोस्त का वजन जो है अगर मैक्सिमम ही मानूं तो कितना हो जाएगा, 120 किलो मान लो, या 100 जो है 120 100 किलो मान लो, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे 100 किलो, यहाँ पे भी मान लो 100 किलो 100 किलो 100 किलो, और ये यहाँ पे है 10 की पावर -11। तो जो बीच में आपके बीच में और आपके दोस्त के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, उसकी वैल्यू बहुत 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 कम आएगी इन कंपैरिजन टू अर्थ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे मान लो ये जो मार्कर है, अब इस मार्कर को मैं भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, इस मार्कर को अर्थ भी अट्रैक्ट कर रहा है, इस मार्कर को सामने रखी हुई लाइट भी अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये मेरे पास नहीं आती, इसको छोड़ रहा हूँ तो ये मेरे पास नहीं आ रही है।
ये अर्थ के पास ही जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई मेरा मास 66.7 kg का है, ये मार्कर मुश्किल से 200 ग्राम का है, तो मेरा 66, इसका 200 ग्राम। और ओवरऑल ये तो जब जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे और मार्कर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है ना? जो फोर्स है बॉन्डिंग मतलब हमारे बीच में जो फोर्स है वो इतनी ज्यादा नहीं है। पर अर्थ का मास भाई बहुत ज्यादा है कि नहीं? अर्थ का मास है, बहुत बड़ा अर्थ है, अर्थ का मास भी बहुत ज्यादा है जो है। तो इनके बीच में, मार्कर के बीच में और अर्थ के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो इसीलिए जब मैं इसको रिलीज करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो ये अर्थ के पास ही आती है, ना कि मेरे पास आती है। तो मतलब डे टू डे लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। डे टू डे लाइफ में ग्रेविटेशन फोर्स का हम ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते, ज्यादा कुछ हम जो है इसको स्टडी नहीं कर पाते, ज्यादा कुछ हमें जानने को मिलता नहीं है, क्योंकि फोर्स ही इतनी कम आएंगी, उसको स्टडी करके कोई बेनिफिट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वही है कि जो सिग्निफिकेंट है, इट इज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर हाई मासेस। जब जो है सन के बीच में निकाल रहे हो, अर्थ के बीच में निकाल रहे हो, अर्थ का मास बहुत बड़ा, सन का मास बहुत बड़ा, जो है मून का मास बहुत बड़ा, तो उनके बीच में जो फोर्सेस निकल जाएंगे वो थोड़ा सिग्निफिकेंटली काम करेंगी। बट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बीच में निकालो, पंखे के बीच में पंखा ट्यूबलाइट को कितना अट्रैक्ट कर रहा है, वो इसको कितना अट्रैक्ट कर रहा है, आप अपने क्लासमेट को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, कितना अट्रैक्ट कर रहे हो, इन सब बीच में फोर्स इतनी कम आएगी कि उनको स्टडी करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। वो फोर्स इतनी ट्रिवियल होगी, उतनी छोटी होगी कि उस फोर्स से कोई मतलब ही नहीं होगा, वो कुछ मोशन लाइफ में आपके प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये सारी कुछ बातें हो गई हमारी सम पॉइंट रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपको पता होनी चाहिए। कहने को तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करने में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके चलो भाई, नोट कर लिया? चलो इरेज कर दो। ओके जी, इरेज कर देता हूं मैं। चला जाता हूं किसी की धुन में। चलो नहीं, किसी की धुन में नहीं जाता मैं। लाइफ में हमारी कोई नहीं है जिसके धुन में हम चले जाएं। ये तो बस ऐसे ही गाना ध्यान आ गया था। चलो तो अब कुछ जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं इसके ऊपर। तो चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ, आपको चैन नहीं पड़ रहा, एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। चलो एक है ऑब्जेक्ट आपका, ये ऑब्जेक्ट है आपका 10 kg का। कितने का है? 10 kg का। और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा 20 kg का। कितने का है? 20 kg का है। इनके बीच का अगर मैं सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस है 1 मीटर। कितना है डिस्टेंस? कितना है? 1 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ भाई? एक मास ये है, एक मास ये है, एक ये 10 किलो का है, ये 20 किलो का है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। अगर मैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालूं, एक गोला यहाँ रखा है, एक गोला यहाँ रखा है, ये ऐसे चिपक क्यों नहीं जाते? एक गोला यहाँ रखा है, एक गोला यहाँ रखा है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे चिपक क्यों नहीं जाते? ये देखते हैं क्यों नहीं चिपक रहे हैं। तो अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालूं तो फोर्स इज इक्वल टू, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जी की वैल्यू रख दो, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 की वैल्यू 10 kg, m2 की वैल्यू 20 kg। इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू ये कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -11 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना? इतना आता है, 10 की पावर 2 जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 6 दूनी 12 और ये समथिंग 13 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो 13 पॉइंट कुछ जो आएगा देख अच्छा कर लेते हैं। चलो तो कितना आ जाएगा? 2 से 14 चल गया, हासिल लगी 1 12 13 13 को 3 हासिल लगी 6 12 और 1 13, ये आ जाएगा 13.34 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा हमारा 13.34 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। यानी देख रहे हो इनके बीच का ये वाला गोला, ये वाला गोला, इनके बीच में फोर्स कितनी है? 10 की पावर -9 न्यूटन है। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है, इतना कम है कि ये रियल लाइफ में कोई मोशन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। भाई मास इतना कम है, क्या करेगा? ये देखो 10 की पावर -11 कैसे हिलेगा ये ऑब्जेक्ट? इतने छोटे छोटे मास है, 10 किलो 20 किलो, क्या ही कर लेंगे इसका? ये वैल्यू, इसको ओवरकम करने के लिए वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी चाहिए।
ओवरकम करने के लिए वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि जो मासेस जब बड़े बड़े होंगे, मास सन का मास लेंगे, अर्थ का मास लेंगे, तब जाके कुछ सिग्निफिकेंट निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? वह क्या बोल रहा है, 10 है, 10 - 9 न्यूटन, क्या ही फोर्स है ये, क्या ही कर लेगा बेचारा। तो इसीलिए जो है तो सिग्निफिकेंटली मतलब डेली लाइफ में यूज नहीं है। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में 2 मासेस का बोल दिया और वो बोल रहा है कि भाई एज्यूम करो इनके बीच में फोर्स निकालो, तो बिल्कुल निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज तो बेसिक लेक्चर है भाई, इसके अगले लेक्चर में थोड़े से और क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। डू 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 डू। कभी कभी जो है क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते जो है कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, ये बाद में सोच के लगता है कि यार क्या कर दिया। ऐसे ही एक दिन की बात है, मैं पढ़ा रहा था और एक बच्चा बड़ा इरिटेट कर रहा था। होते हैं कुछ एलिमेंट, तो मैंने उससे पूछा भाई जो है यार तुम परेशान कर रहे हो, तुम क्लास के बाहर चले जाओ। तो कह रहा है मैंने क्या किया, अब मैं देख रहा हूँ बातें कर रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आ रही, बाहर चले जाओ। तो बाहर कोई आया कोई मैनेजमेंट का, बोलो बाहर क्यों? तो यार सर को शक्ल पसंद नहीं आ रही मेरी, इसलिए बाहर कर दिया। फिर बाद में मेरे से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप जो है शक्ल देख के क्लास के बाहर कर देते हो। तो जो है मतलब थोड़ा सा देखना चाहिए, बच्चों से काफ़ी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात दिल पे लग जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बोलेगा, बट अब क्या करें, बच्चे हैं छोटे छोटे, दिल पे बात लग जाती है। चलो चलो एक क्वेश्चन करके बताना। चलो, what happens ये ऐसे जो है स्मॉल में कर दो, नहीं तो बोलोगे कि भाई सर को ग्रामर नहीं आती, कमेंट करके भर दोगे। what happens with the force acting between two masses m1 and m2 capped at a distance of r meter, kept at a distance of r meter. First, if mass of one object doubles, अगर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास क्या करते हैं, डबल करते हैं। दूसरा जो है, इफ वी डबल the distance between them, if we double the distance between them, ठीक है। और तीसरा है if mass of each body doubles, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दे तो क्या होगा फोर्स के साथ। तो और मान लेते हैं पहला वाला सॉल्व करते हैं, तो मान लेते हैं, समझ में आ रहा ना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस विद द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस। मान लो दो मासेस हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स लग रही होगी, मस्त अट्रैक्शन वगैरह चल रहा होगा। अगर हमें चुनमुची और हमने क्या कर दिया, एक का मास डबल कर दिया, तो फोर्स घटेगी बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, ये हमें पता लगाना है। तो चलो मान लेते हैं ये हमारा एक मास है m1 और ये है हमारा m2। ये हमारा क्या है, m2 है। इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, r है। तो अगर मैं ये देखूं कि इनके बीच की ओरिजिनली फोर्स क्या है, मान लेता हूं इनके बीच में जो ओरिजिनली फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है F। इनके बीच के जो ओरिजिनल भाई लग रहा होगा कुछ ना कुछ फोर्स, तो उसको हमने क्या मान लिया, f।
तो लेट ओरिजिनली, इसमें टैप लगने का नहीं होता क्या कुछ? चलो, लेट ओरिजिनली फोर्स एक्टिंग बी एफ। तो मान लेते जो ओरिजिनली फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? एफ लग रहा है। तो एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2। अब तो याद हो गया होगा ना, और आर स्क्वायर। तो ये ओरिजिनली फोर्स लग रहा है, लेकिन हमने क्या किया, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल। हमने क्या कर दिया, दूसरे में मास क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो ये सिनेरियो हो गया भाई साहब। डिस्टेंस को नहीं छेड़ा है, सिर्फ क्या कर दिया है, मास को डबल कर दिया है। तो इसको मान लेते हैं, इसको डबल कर दिया, 2m2 कर दिया, अभी भी डिस्टेंस आर है। तो अगर मैं न्यू फोर्स की बात करूं, लेट न्यू फोर्स बी एफ डैश। नई फोर्स को क्या बोल दिया, एफ डैश बोल दिया। क्या बोल दिया भाई, एफ डैश बोल दिया। तो न्यू फोर्स को क्या बोलते हैं, एफ डैश बोल दिया। तो एफ डैश कैसे निकलेगा, एफ डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू में m2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ m2 हो जाएगा इस बार, अपॉन में डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या आपका f2। क्या हो जाएगा, f2। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। ठीक है। आपको पता है कि अगर मास डबल करेंगे तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो जाहिर सी बात है फोर्स बढ़ेगी। ये तो रीजनिंग वाली बात है कि भाई है जो है बढ़ेगी। ठीक है, तो चलो इतनी बातें क्लियर है। अब एक काम करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। भाई इरेज करना पड़ेगा। इतनी बातें नोट कर ली ना, सारी चीजें नोट कर ली, नोट कर लो। इरेज करके करता हूँ, थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा है, चीजें आती नहीं है इस पे, तो क्वेश्चन नोट कर लेना। दूसरा क्या है, हम मास डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करूं मैं, चलो इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलो। तो ओरिजिनली फोर्स क्या आया था, एफ क्या आया था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर आया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। एफ डैश क्या आया आपका, एफ डैश इज इक्वल टू, देखो ये हमारा 2 बाहर आ जाएगा, इसको बाहर ले लेते हैं, देखने में अच्छा लगता है। जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया, है कि नहीं? अरे दो ये बाहर आ जाएगा ना भाई, ये दो मल्टीप्लाई है, तो चाहे दो को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं पूरे को। ठीक है भाई, चलो भाई चलो। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, f अपॉन में f डैश आ जाएगा, f अपॉन में f डैश, और ये हमारा बचेगा g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब देखो, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, f अपॉन में f डैश इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। और आपको पता है ना भाई, अगर देखो अगर a बाय बी है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं c बाय डी से, तो ये रिलेशन होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है। अरे देखो a बाय बी डिवाइड कर रहे हैं c बाय डी से, हैं, तो a बाय बी और ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन चला जाता है, तो d बाय c हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, a का मल्टीप्लाई d के साथ हुआ, b का मल्टीप्लाई c के साथ हुआ, तो ये डायरेक्टली आपको क्या, इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, याद कर लो, 9th क्लास में आ गए यार, छोटी छोटी चीजें थोड़ी ना करेंगे, कुछ चीजें याद रखो। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा अपॉन में, और ये ऐसे, और ये आपका इधर मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स ऑफ जी m1 m2। बातें क्लियर है? ओके, तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, जी m1 m2 से आपका जी m1 m2 चला जाएगा, मर जाएगा। तो ये आपका बचेगा क्या, f अपॉन में f1 इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ पे, सारी चीज तो कैंसिल हो गई, बचेगा 1/2। तो यहाँ से अगर मैं f डैश की वैल्यू निकालूं, तो f डैश देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा,
2 टाइम्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ डैश। क्या आ जाएगा? एफ डैश। क्या आ जाएगा आपका? एफ डैश। ये आपका एफ डैश है। तो यहाँ से एफ डैश कितना आ जाएगा? एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ आ गया। जहां पे एफ क्या था आपका? एफ ओरिजिनली फोर्स था जो पहले लग रही थी, और एफ डैश आपका क्या? एफ डैश बाद में जो लगने वाली फोर्स है। तो आप देख रहे हो बाद में जो लगने वाली फोर्स है वो क्या हो गई? पिछले वाली फोर्स की 2 गुना हो गई। क्या हो गई? 2 गुना हो गई। तो ये बात को हम लिखेंगे कि फोर्स बिकम्स ट्वाइस। फोर्स बिकम ट्वाइस। तो फोर्स क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट भी इसका सेम वैसे ही रहेगा। सेकंड पार्ट भी क्या है? सेम वैसे ही रहेगा। और ये सोचने वाली बात थी कि मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो अगर मास डबल कर रहे हो तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। चलो इसका पार्ट 2 करते हैं। सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से, उम्मीद कर रहा हूं मैं। चल इसका पार्ट 2। पार्ट 2 क्या था? पार्ट 2 ये था कि अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस को डबल कर दे तो मान लेते पहले अरेंजमेंट बना लेते हैं। पहले ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये m2 है। इनके बीच का डिस्टेंस r है और इनके बीच का फोर्स क्या है? F है। अब क्या कर दिया? डिस्टेंस को डबल कर दिया। तो एक मास यहाँ है m1, एक मास यहाँ रख दिया m2। अब इनके बीच का जो दूरी है सेंटर टू सेंटर वो हो गया 2r। तो यहाँ पे फोर्स क्या बोल दिया? फोर्स बोल दिया एफ डैश। तो वही लिख दो, लेट ओरिजिनली फोर्स एक्टिंग बी एफ। तो ये एफ हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ की वैल्यू हो जाएगी जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन बोल दिया फर्स्ट। अब इक्वेशन एफ डैश कैसे निकलेगा? एफ डैश निकलेगा जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर आपका क्या है? 2 टाइम्स है तो 2 बाय इसका होल स्क्वायर होगा। ध्यान रखना भाई, डिस्टेंस का स्क्वायर हो तो डिस्टेंस क्या है? 2r है तो 2r का स्क्वायर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो वही कर दो, डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा f अपॉन में f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब तो सिखा चुका हूं ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा इंटू आ जाएगा। अरे बता चुका ना भाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मल्टीप्लाई होगा 2r स्क्वायर अपॉन में g m1 m2। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? जब डिवाइड करोगे तो ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके हो जाएगा। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर जाएगा, जी m1 m2 से जी m1 m2 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा f अपॉन में f डैश इज इक्वल टू, ये सारा चीजें तो खत्म हो गई, बचेगा क्या? 2 आ जाएगा। क्या बचेगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं f डैश निकालूँ तो यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन में 1 है तो यहाँ से आ जाएगा f इज इक्वल टू, आ रहा है समझ में ना? यहाँ से f क्या आ जाएगा? यहाँ से f इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f डैश आ जाएगा। तो यहाँ से f डैश निकालूंगा मैं, f डैश, तो हमारा क्या आ जाएगा? f/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? f/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? f/2। अब देख रहे हो डिस्टेंस डबल कर दी गई है। डिस्टेंस क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। अच्छा सोचो यार, अगर डिस्टेंस बड़ा कर देंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा कर दिया तो क्या हो गया? फोर्स कम हो जाएगी, डायरेक्ट सी बात है। अब डिस्टेंस डबल किया है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के, तो 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स आपकी क्या हो गई? 4 गुना कम हो गई। तो लिख देंगे फोर्स डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। ठीक है, चलो इसी के बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन करते हो, थर्ड क्वेश्चन में जो है फोर्स जो होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इसको कर लेना भाई, सेम ऐसे अरेंजमेंट रखना, m1 m2। दूसरे में क्या हो जाएगा? सेम डिस्टेंस सेम रहेगा तो 2m1 और ये हमारा 2m2 आ जाएगा। और जब दोनों को डिवाइड करना तो आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ पढ़ के काफी मजा आया होगा। और इसी के कंटिन्यूएशन में अगला लेक्चर आएगा, वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो
उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें पढ़ के समझ में आई होगी, मेरे साथ ये जो जर्नी है आपको अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। एंड जो है इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।